पिछले चैप्टर में हमने देखा था गीट किंजनेंग की बस गर्दन काटने ही वाला होता है और हाथ काट दिया होता है। लेकिन इतने में ही वहां पर देवमानुष बन के पहुंच जाता है जैक्किन, जो कि गीटे को एक स्माइल के साथ कहता है, बड़े भाई, अपने छोटे भाई से बात करते वक्त भी क्या आप उस कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ के रखोगे? इसलिए कि जिन रैंक को छोड़ देता है, लेकिन अब भी उसने जिन रैंक का हाथ नहीं छोड़ा होता और दूसरे हाथ में उसके होती है कुल्हाड़ी। इन दोनों चीजों के साथ वह झेक के पास आके उसे गले लगा लेता है और कहता है, मेरे छोटे भाई, आखिर यहां पे कैसे आना हुआ? मुझे भी किसी की जरूरत थी। मैं तुम्हें ढूंढने आने ही वाला था। जेक अपने आंखों के सामने का मौत का नंगा नाच देख रहा होता है और कहता है, क्या मुझे ढूंढने आने वाले थे? बिल्कुल प्यार से अपने छोटे भाई को कहता है, जेकिम, मेरी बात ध्यान से सुन। जैसा पहले सब कुछ हुआ करता था, मैं सब कुछ वैसा ही कर दूंगा। क्या? जैसा पहले हुआ करता था? इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब उस वक्त से है जब गैब्रियन किम ने या मजाकीस को यहां से भगा दिया था और अपनी फिस्ट गैंग को तोड़ दिया था। अपना पॉलिटिक करियर बनाने के लिए गैब्रियन किम ने रोमांटिसिज्म के नाम पे बहुत बेकार फैसला लिया था। जब गी ये सारी बातें बोल रहा होता है, तो उसी वक्त डनियल जाता है जिनेंग के पास और उसके जख्मों में कपड़ा लगा के खून रोकने की कोशिश कर रहा होता है। अर्गिडे अब भी जेक किम को बोल रहा होता है। लेब्रियम किम, जो कि डार्कनेस का किंग था, वो उजाले का राजा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे पॉलिटिक्स की जगह पर चुनना चाहिए थी अपनी जीत, अपनी ताकत के बल पर। ना सिर्फ उसे इस कंट्री पे राज करना था, बल्कि पूरे जापान में राज करना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं उस रास्ते पे चलूंगा, जेक किम, और तुम भी अब उस रास्ते पे चलोगे जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं। एडन ने जेक की तरफ जो हाथ बढ़ा रखा होता है, जेक उसमें एक रैप्टा मार के उसे साइड करता है और कहता है, क्या बस इतना ही? लेकिन माफ करना बड़े भाई, मैंने यहां पे तुम्हारा वक्त बस इसलिए लिया ताकि मैं उन लोगों की जान बचा सकूं। लेकिन मुझे लगता है हमारे बीच में कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं भी फादर से इसलिए नफरत करता हूं क्योंकि वह अंधेरों के राजा थे, लेकिन साथ ही में मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। मैं ऐसे बाप की रिस्पेक्ट करता हूं। इसकी वजह यह है कि उनके अंदर सेंस था, रोमांस का। मुझे लगता है हम दोनों के रीजंस अलग अलग हैं, गैब्रियन किम को पसंद करने के लिए और उनसे नफरत करने के लिए। मैं तुम्हारी बात अच्छी तरीके से सुन चुका हूं। तुम पास्ट के गैप किम बनना चाहते हो और सब कुछ वैसा करना चाहते हो जैसा पास्ट में हुआ करता था। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें रोकना पड़ेगा। लेकिन शायद जेक किम यहां पे कुछ ज्यादा बोल गया है, क्योंकि उसके सामने जो बंदा है वह चलती फिरती मटन शॉप खोल के बैठा है और एज एक्सपेक्टेड गिल्टी ने अपनी कुल्हाड़ी बाहर निकाल ली होती है और जेक के मारते हुए कहता है, अच्छा तो मुझे गलतफहमी हो गई है। जेकी, तुझे पता है, तू वो आखिरी भाई था जो जिंदा बचा था। लेकिन इससे पहले कि जेक की अंतड़ियां जमीन में गिरती, यहां पे पुलिस वालों की बहुत सारी कार्स आ जाती हैं और उस तरफ से गिडे को वार्निंग देते हुए पुलिस वाले कहते हैं, रुक जाओ, हम तुम्हें एक बार फिर से कहते हैं, तुम्हारे हाथ में जो कुल्हाड़ी है उसे जमीन में फेंक। तो जमीन में कुल्हाड़ी फेंक के जल्दी से अपने हाथ ऊपर करो। लेकिन इतने सारे पुलिस वालों को देख के भी गीटे को कोई असर नहीं पड़ता। वह एक स्माइल के साथ दोबारा से जेक को बस काटने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही काफी सारे पुलिस वाले उसके ऊपर टीजर गन्स चला देते हैं, जिस वजह से वो रुक जाता है। पुलिस वाले गीटे को करंट के झटके देते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है पुलिस के ऑर्डर्स कोई मजाक है? हाँ, तुम जैसे गधों के जब तक सर पे करंट नहीं पड़ता, तब तक तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं आती है। यह सब कुछ देख के डनियल जेक से पूछता है कि क्या पुलिस वालों को तूने यहां पे बुलाया है? लेकिन जेक साफ मना कर देता है कि पुलिस वालों को उसने नहीं बुलाया है और गो किम की तरफ इशारा करके कहता है, नहीं, पुलिस वालों को मैंने नहीं बुलाया है, लेकिन शायद उस बंदे ने पुलिस वालों को बुलाया है। ये बात सुन के गो कहता है, नहीं, पुलिस वालों को मैंने भी नहीं बुलाया है। मैं अपने मोबाइल में किसी और को मैसेज कर रहा था, पुलिस वालों को नहीं। इसलिए पुलिस को यहां पे किसी और ने कॉल करा होगा। ये कहते हुए गो अपने मन में कहता है, जेम्स ली, आखिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? यानी कि पुलिस वालों को यहां पे जेम्स ली ने बुलाया है और गीडे किम के ऊपर लगातार अब भी टीज गन से हमले करे जा रहे होते हैं पुलिस वाले। लेकिन गीटे के चेहरे पे एक भी रिएक्शन नहीं होता, तो उसको देख के लग नहीं रहा होता कि उसे कोई असर पड़ रहा है। पुलिस वाले लगातार घीटे को हिलने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपने जेब में हाथ डाल के अपना मोबाइल बाहर निकालता है और पुलिस वालों को समझ आ जाता है कि टीज गन्स की इसके सामने कोई भी औकात नहीं है। टीज गन्स को बिल्कुल इग्नोर मारते हुए गीटे जेम्स से कॉल पर बात करते हुए कहता है, जेम्स ली, आखिर यह सब कुछ क्या चल रहा है? जेम्स कहता है, यही बात मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, आखिर इस वक्त तू क्या कर रहा है? मैंने सोचा था अगर तू वहां पे जाएगा तो जिनरैग और डनियल पार्क को मेरे पास लेके आएगा, लेकिन तूने वहां पे उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है जितनी तू झेल सकता है।
मैं अब तक तेरे फैलाए हुए रायते को साफ करता आया हूं, लेकिन लगता है तू हमारे रिश्ते को थोड़ा गलत तरीके से देख रहा है। तो बता, तुझे इस बारे में क्या लगता है? बेचारे शेंगबेग को भी अभी स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा होता है और गीट एक स्माइल के साथ कहता है, ये काफी ज्यादा दिलचस्प बात है। तुझे मेरी जरूरत है तेरे प्लान के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बोल रहा है कि मुझे जेल भेजेगा। और तुझे भी तेरे प्लान के लिए मेरी जरूरत है, उसके बावजूद भी तू वहां पर रायता फैला रहा है। ईटेक हिम। बेहतर यही होगा कि हम दोनों को एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डैनियल वास्को और जैक को उठाता है। वास्को भाई की नींद पूरी हो चुकी होती है और कहते हैं, डैनियल क्या फाइट खत्म हो चुकी है? जैक कहता है, पुलिस वाले यहां पे हैं, इसका मतलब फाइट खत्म ही हो गई होगी। लेकिन सच में वो इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने उसके जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। लेकिन डैनियल अभी यह सोच रहा होता है कि गीडे किम जेम्स ली के साथ कॉल पे बात क्या कर रहा है। साथ ही में एक पुलिस वाला भी यहां पे किसी से कॉल पे बात करते हुए कहता है, जी सर, मैं समझ गया। जी, मैं बिल्कुल कर दूंगा। और जैसे ही इस पुलिस वाले की बात खत्म होती है, तो वह बाकी पुलिस वालों से कहता है कि उस बंदे को हथकड़ी नहीं पहनानी है। बाकी पुलिस वाले ये बात सुनकर हैरान होते हैं, लेकिन इन्हें ऑर्डर मिला होता है कि उसे बिना हथकड़ी पहनाए बस कार में डालना है। मतलब कि किसी भी तरीके का बंधन गीते किम पे नहीं किया जाएगा। उसे यहां से बिना किसी हथकड़ियों के लेके जाया जाएगा। और ये ऑर्डर्स काफी ऊपर की अथॉरिटी से आए होते हैं। हम देखते हैं सर, यहाँ पे बुशान का मेयर युंग डो भी पहुंच चुका होता है, जो यही बात कहता है कि बिना हथकड़ी के उसे ले जाना होगा। सबको लग रहा होता है गेट गेम को हथकड़ी ना पहनाने का ऑर्डर मेयर ने दिया है। लेकिन मेयर ये बात क्लियर कर देता है कि ये मेरा ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्डर काफी ज्यादा ऊपर की अथॉरिटी से आया है। इसलिए कोई भी पुलिस वाला इस बात पर सवाल जवाब नहीं कर सकता कि उसको गीटे किम को, यानी कि हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई जा रही है। यानी कि गीटे के साथ कोई बहुत ही खतरनाक इंसान जुड़ा हुआ है। और गी यहां से किसी कैदी की तरह पुलिस की कार में नहीं जाता, बल्कि ऐसे जाता है जैसे उसने ओला बुक करी होगी। गी कार में पीछे बैठा होता है और पुलिस वालों को कहता है, शोनल चलो। इसके बाद हम देखते हैं बोशान के यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का सीन, जहां पे अंदर जख्मियों का इलाज चल रहा होता है और बाहर जेक किम और डैनियल पार्क बैठे होते हैं। जेक डैनियल को पूछता है कि क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन डैनियल हल्की आवाज में जवाब देता है, कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जेक थोड़ा सा हिम्मत देते हुए डैनियल को कहता है, हाँ, मैं तेरी बात समझ सकता हूं। तूने अपनी आंखों से कटा हुआ हाथ देखा है। तू एक काफी अच्छे नेचर का इंसान है, इसलिए तेरे लिए वह नजारा काफी खतरनाक रहा होगा। डैनियल कहता है, मैंने कसम खाई थी कि मैं खुद को बदल लूंगा, लेकिन अभी मैं खुद को काफी ज्यादा बेचारा महसूस कर रहा हूं। नहीं डैनियल पार्क, ये सच नहीं है। जो नजारा तुमने देखा है उसको देखने के बाद किसी को भी ऐसा ही महसूस होगा। लेकिन तुम्हें खुद को मजबूत रखना चाहिए, खासकर ऐसे वक्त में। मैं भी शांत रहना चाहता हूं, लेकिन मेरे आंखों से उसका चेहरा हट नहीं रहा है। साथ ही में मैं खुद को यह सोचने से नहीं रोक पा रहा हूं कि जिनेंग के हाथ की जगह मेरा हाथ भी हो सकता था। आखिर मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों हूं? आखिर क्यों इतने में ही डॉक्टर लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं और डैनियल लोगों को कहते हैं कि सर्जरी वर्जरी हो गई है, लेकिन अभी हम कुछ बोल नहीं सकते कि आगे क्या होगा, क्योंकि पेशेंट अब भी अनकॉन्शियस है। इसलिए हम वादा नहीं कर सकते कि वह बच पाएगा या फिर नहीं। अगर उसकी किस्मत सच में बहुत ज्यादा खराब हुई तो ऐसा भी हो सकता है कि वह कभी होश में ही ना आए। लेकिन जेक को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो डैनियल को कहता है, अरे वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर लोग हमेशा ऐसी ही डरावनी बात करते रहते हैं। हमें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। डैनियल को भी उम्मीद होती है कि वो ठीक हो जाएगा, इसलिए कहता है, हाँ, मुझे भी बुशान के किंग के ऊपर यकीन है, क्योंकि वह कोई मामूली इंसान नहीं है। लेकिन यार, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। लेकिन एक बात बता, आखिर तू यहाँ पे आया क्यों था? वैसे मैं भी यहाँ पे जिन रैंक से मिलने के लिए आया था। क्या? जिन रैंक से मिलने के लिए? क्या तुम उसे पहले से जानते हो? नहीं, मैं बस और ज्यादा ताकतवर बनना चाहता था। और फिर मैंने गैपन किम के स्टूडेंट के बारे में सुना, इसलिए मैं बुशान आया था जिन रैंक से मिलने के लिए, ताकि वो मुझे कुछ बता सके कि मैं और ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता हूं। अच्छा, लेकिन फिर भी भाई, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी वजह से बहुत से लोगों की जान बची है। अरे मैंने तुझे कहा था ना, बिग डील हमेशा तेरे साथ रहेगी। हाँ, ये तो बात है। तुम काफी भरोसेमंद इंसान हो। हम देखते हैं इन दोनों के सामने ही एक टीवी चल रही होती है, जहां पे न्यूज में कहा जा रहा होता है, ओशान में जिन गैंग के बीच हुई झड़प, जिसमें काफी लोग जख्मी हो गए हैं, जिस वजह से वहां के एक फिश मार्केट में भी आग लग चुकी है। पुलिस ने मौके में आकर घटनास्थल को नियंत्रण में लाने की कोशिश करी। ये खबर सुनकर डैनियल का दिमाग खराब हो जाता है और वह जेक को कहता है, आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? यहाँ न्यूज में तो गीटे किम का कोई नाम ही नहीं है।
यहाँ पे उस हैवान के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा जा रहा है कि उसने कैसे लोगों को कुल्हाड़ी से काट के रख दिया है। न्यूज वाले भी झूठी झूठी खुद से बनाई हुई खबर दिखा रहे हैं। ये देख के जेक के भी पसीने छूट चुके होते हैं और वो कहता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? आखिर गीटे के पीछे कौन है? आखिर कौन है जो गेटे की इतनी सब कुछ मदद कर रहा है? ऑब्वियसली डैनियल के मन में भी यही सवाल होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेम्स ली को। उस लड़कियां जेम्स का मेकअप कर रही होती हैं और वह कुछ पढ़ते पढ़ते कहता है, इतना मेकअप काफी है। लेकिन एक लड़की उसको कहती है, आप आमतौर पे इससे ज्यादा मेकअप करवाते हो। जेम्स उसका जवाब देते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आज मुझे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। और साथ ही में डैनियल के बारे में अपने मन में सोचते हुए कहता है, डैनियल पार्क, आखिर में तुझे मेरे साथ मिलके ही काम करना होगा। भले ही मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन तू मुझे नहीं छोड़ पाएगा। मुझे तेरी और तेरी 2 बॉडीज की जरूरत है और आज से अब सब कुछ बदलने वाला है। इतने में ही एक बंदा यहां पे आके जेम्स को कहता है, सर डियागो कैंग, अब आपको चलना चाहिए। हाँ ठीक है, लगता है सारे लोग यहां पे पहुंच चुके हैं। तुम आगे चलो, मैं आ रहा हूं। दरअसल बाहर जेम्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई होती है और न्यूज वालों को समझ नहीं आ रहा होता है कि इस इतने बड़े सेलिब्रिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। जेम्स ले भी दुनिया की नजर में एक हीरो होता है जिसने अपने करियर से रिटायरमेंट ले लिया होता है और साथ ही में चार्ल्स जोई को सबके सामने गलत कहा होता है और लोगों के मुताबिक ऐसे महान इंसान आज क्या बोलने वाले हैं, ये बात उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है। इतने में डियागो गैंग सारे के सारे न्यूज रिपोर्टर्स के सामने आ जाता है और यहाँ पे आते ही उसकी काफी सारी फोटोज क्लिक होने लगती हैं। तो उससे तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे होते हैं कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस कब आ रहे हो और आखिर आज आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई है। आप एक हीरो हो जिसने चार्ल्स चोई को सबके सामने लाया है, यानी कि चार्ल्स चोई के खिलाफ आवाज उठाई है। लेकिन जेम्स अभी इनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और कहता है, हेलो एवरीवन, मैं हूं डियागो गैंग। मैं आज यहाँ पे आप सबको बहुत ही ज्यादा कुछ शॉकिंग बात बताने के लिए आया हूं। साथ ही में जेम्स अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, अब चीजें और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाली हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।